हेलो दोस्तों, द नॉलेज शेयर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजा कुमार और हमारी जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है उसमें हम आज बात करेंगे संविधान सभा के गठन की। इससे पहले के वीडियो में मैंने बात किया था कि संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या सीढ़ियां रहीं, किन किन सीढ़ियों को हमें चढ़ना पड़ा, तब जाके हमारा जो संविधान सभा का गठन का जो सपना था वो साकार हुआ। ठीक है, और उस कड़ी में हम आज बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। ठीक है, और कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव रहा वो बहुत ही कारगर साबित हुआ हमारे संविधान सभा के गठन के लिए। ठीक है, ये कौन सा था मिशन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसका गठन हुआ था आपका 22 जनवरी 1946 को। ठीक है दोस्तों, 22 जनवरी 1946 को। अब इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें कुल 3 सदस्य थे। और इनमें कौन कौन सदस्य थे? तो वो थे आपका पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे मेंबर आपके थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे मेंबर थे ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर। पहला प्रश्न ये, इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? ठीक है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। ये जो तीनों मेंबर थे ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर थे और वो कैबिनेट के सदस्य थे। ठीक है, इसी वजह से इन तीनों को मिलाकर जो गठन बनाया गया उसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, इससे पहले आपको पता होगा, मैंने बताया भी था वीडियो में कि स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो क्रिप्स मिशन का लीड कर रहे थे, तो उन्हें भी इसमें लाया गया। चूंकि वे असफल रहे थे तो उन्हें फिर से एक बार मौका दिया गया, ये कह सकते हैं आप। तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, अब इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया? तो इनका जो प्रस्ताव था कि संविधान सभा का गठन, मुख्य जो बातें थी कि संविधान सभा का गठन होगा। क्या होगा? संविधान सभा का गठन होगा। उन्होंने कहा, उनका ये प्रस्ताव आया कैबिनेट मिशन का कि आप लोग संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। और यह प्रस्ताव जो उन्होंने दिया था ये आपका 16 मई 1946 को दिया था। 16 मई 1946 को। एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो कालक्रम था वो कब से कब था? आपका 1939 से 45। और आप देख रहे हैं कि हमारे लिए संविधान सभा कब गठित हो रही है? तो इसका जो प्रस्ताव आया 1946 में, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो मंशा थी वही सफल रही, जो वो बार बार रिपीट कर रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आखिरकार उनकी ही बात चली और 16 मई 1946 को उन्होंने यह प्रस्ताव दिया। ठीक है, अब ये जानते हैं कि इस प्रस्ताव से क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, कितने मेंबर्स थे, उनका निर्वाचन कैसे हुआ, उनका निर्वाचन कैसे हुआ। ठीक है, ये जानेंगे। तो पहली चीज, इन्होंने जो संविधान सभा के लिए जो प्रस्ताव रखा कि इसमें जो मेंबर होंगे संविधान सभा, इसमें जो सदस्य होंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि सदस्य कितने होंगे? तो 389 होंगे। अब एक बात हमें आप बताइए कि यहां पे एक प्रश्न राइज होता है कि 389 ही क्यों, 390 क्यों नहीं, या 400 क्यों नहीं? तो दरअसल इसमें जो प्रावधान किया गया था कि जो प्रतिनिधित्व चुने जाएंगे वो क्या होंगे? जनसंख्या के आधार पे होंगे। तो प्रतिनिधित्व क्या था हमारा? जनसंख्या के आधार पे। और कितनी जनसंख्या के आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, और यह किया गया था कि 10 लाख, ठीक है, 10 लाख प्रति प्रतिनिधित्व, यानी कि एक मेंबर 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। और उस समय की जो आबादी थी भारत की वो तकरीबन
आपका कितना था, 39 करोड़ के आसपास था। ठीक है, और आप देखें डिवाइड करके तो 389 के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, ये 389 किस तरह से था, उसको ये इस तरह से डिवाइड किया गया था कि 292 ये जो होंगे ये ब्रिटिश भारत से होंगे। अब ये देखिए हमारा भारत उस समय ब्रिटिश भारत हो गया था, ऐसी थी हमारी स्थिति कि हम ब्रिटिश भारत कहला रहे थे। और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी से थे, 4 मेंबर चीफ कमिश्नरी। जैसे हमारे यहां अभी यूनियन टेरिटरी हुआ करता है उसी तरह का 4 चीफ कमिश्नरी था। कौन कौन था इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक था आपका दिल्ली, जो कि अभी भी यूटी ही है। एक था आपका कुर्ग, एक था आपका अजमेर मेरवाड़ा, जो कि कहां पड़ता है, आपका राजस्थान में पड़ता है। और एक था आपका बलूचिस्तान, जो कि अभी अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो एक आपका बलूचिस्तान था, कुर्ग, ये आपका कर्नाटका में पड़ता था। दिल्ली, 4 चीफ कमिश्नरी थे, 292 आपका ब्रिटिश भारत से था और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी से। ठीक है, रिमेनिंग जो बच गए आपका कितना बच गया, 93 जो मेंबर थे वो देसी रियासत थे। किससे थे, देसी रियासत से। चूंकि भारत में उस समय राजाओं का भी शासन था, तो कुछ जो क्षेत्र थे वो देसी रियासत थे, अर्थात राजा महाराजाओं को दिया गया था दोस्तों कि वे क्या करेंगे, वे वहां की शासन की देखभाल करेंगे। हालांकि राजस्व वगैरह जो भी था वो अंग्रेज के अधीन ही था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस पर गांधी जी का क्या कमेंट था। चूंकि क्रिप्स मिशन वाले पे उन्होंने कमेंट किया था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, तो इस पे उन्होंने कहा कि यह क्या है, इसकी प्रशंसा की थी। गांधी जी ने इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, संविधान निर्माण की कड़ी हमारी कैसे आगे बढ़ी। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो आपका हुआ निर्वाचन जो हुआ आपका वो जून जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, निर्वाचन हुआ जून जुलाई के आसपास। और ये किसके लिए निर्वाचन हुआ, तो ब्रिटिश भारत के लिए। ब्रिटिश भारत में हमारे कितने सीट थे, ब्रिटिश भारत के लिए हमारे पास 292 सीट फिक्स किए गए थे, जिसमें से इस तरह से जो निर्वाचन हुआ उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आया था, जिसमें आपका कांग्रेस 208 सीटें जीती थी। ठीक है, मुस्लिम लीग जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के बाद, ये कितना सीट जीती, तो इसने 73 सीटें जीती। और अन्य को, जिसमें निर्दलीय वगैरह शामिल थे, अन्य को 15 सीटें मिली। ठीक है, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। आपको 3 प्रकार के आंकड़े ध्यान में रखने होंगे। चूंकि भारत आजाद हुआ उसके बाद की स्थिति, कैबिनेट मिशन ने क्या फिक्स किया वो स्थिति, और निर्वाचन जो हुआ उसकी स्थिति। तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो। सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने कितना फिक्स किया, 389, उसमें उन्होंने बांट दिया, तीन प्रकार से डिवाइड किया। 292 किसके लिए किया, तो 292 ब्रिटिश भारत के लिए, 4 था आपका चीफ कमिश्नरी के लिए, 93 था आपका किसके लिए, तो वो देसी रियासत के लिए। अब जो 292 है उसके लिए निर्वाचन हुआ। चूंकि जो सदस्य थे वो किस प्रकार से थे, सदस्य कैसे थे, तो कुछ निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत थे। तो सदस्य का प्रकार कैसा कहा जा सकता है, आंशिक रूप से आंशिक निर्वाचित, आंशिक मनोनीत। ठीक है, और आपने देखा कि जो निर्वाचन हुआ
वो 292 के लिए ही हुआ, ठीक है। और हमारा जो रिमेनिंग बच गया 97 वो क्या हुए, मनोनीत किए गए, और इस वजह से आंशिक निर्वाचित सदस्य थे इसमें और आंशिक मनोनीत थे, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि विभाजन के बाद की स्थिति क्या रही। भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद की स्थिति क्या रही, ठीक है। तो आजादी के बाद जो सीट रह गए, आजादी के बाद कितने सीट रह गए, तो आजादी के बाद जो आपका सीट रह गया वो 292 का आंकड़ा रह गया, सॉरी 299, कितना आंकड़ा रह गया 299। पहले कितना था 389, लेकिन आजादी के बाद रह गया 299। और इसमें फिक्स कर दिया गया, क्या फिक्स कर दिया गया कि आपका जो 229 है वो किससे होगा, ये आपका होगा ब्रिटिश भारत से, और 70 जो है वो आपका किससे होगा, देसी रियासत से, देसी रियासत से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 19 जो सीटें थी वो पाकिस्तान के जिम्मे चली गई होंगी, इस वजह से विभाजन के बाद जो सीटें हैं वो 299 रही, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा की बैठकें कब से शुरुआत हुई और कौन कौन सा डेट जो है वो महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए, जिसको हमें ध्यान में रखना अनिवार्य रूप से जरूरी ही है। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों, इसका जो गठन हुआ वो हुआ आपका 6 दिसंबर 1946 को। आपने देखा कि जुलाई के महीने में इसका चुनाव हो गया। गठन कब हुआ, 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। पहली बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, 3 डेटें यहां पर महत्वपूर्ण है। पहली बैठक आपका ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। अब ये जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, तो इसमें क्या हुआ, ये आजादी से पहले हुआ, ठीक है। तो इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे अध्यक्षता, ये अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक की सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों। तो सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों, ऐसा इसलिए कि जो बुजुर्ग सदस्य थे उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था पहली बैठक के दिन, और ये अस्थायी अध्यक्ष हुए। आपसे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो कि भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, तो आप क्या जवाब देंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्या हुआ कि पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, चूंकि उनकी जो डिमांड थी वो पाकिस्तान का अलग से गठन हो, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन हो, ये वो उनका डिमांड था जो पूरा नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्होंने बहिष्कार किया। तो इसमें जो उपस्थित सदस्य हुए उनको जानना जरूरी है, कितने सदस्य उपस्थित हुए, ठीक है। तो मेंबर जो थे वो मात्र आपका 207 उपस्थित हुए। तो आप कहेंगे कि 389 में इतने कम मेंबर, चूंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, इस वजह से क्या हुआ कि 207 सदस्य ही इसमें भाग लिए। इसमें एक बात और कि इसमें महिला सदस्य कितने थे, महिला सदस्य जो उपस्थित थे वो 9 सदस्य थे, ठीक है। पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और कुछ खास इसमें डिसीजन नहीं लिया जा सका। दूसरी बैठक की बात करते हैं। दूसरी बैठक जो हुई दूसरी बैठक ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उन्हें इस बैठक में
अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्या किया गया था? अस्थाई अध्यक्ष। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। इस बैठक में क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा को राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया अध्यक्ष के तौर पे, और उपाध्यक्ष के तौर पे बहुत कम लोगों को पता होता है ये बात कि उपाध्यक्ष कौन हुए, तो ये एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। और एक काम और किया गया इस दिन कि संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुन लिया गया। किनको? तो ये सर बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है सर बेनेगल नरसिंह राव, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे, और इन्हें यह जिम्मा दिया गया था संविधान का प्रारूप को तैयार करने के लिए। ठीक है, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया। तो संविधान सभा का प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया। हालांकि उसमें कटनी छटनी की जो बात है, किस प्रावधान को रखना है या नहीं रखना है, ये अंबेडकर के द्वारा किया गया, जो कि एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले रफली जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, रफ में, वो किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रफ में प्रारूप तैयार किसने किया था? तो बेनेगल नरसिंह राव ने। ठीक है, इन्होंने जो प्रारूप दिया था उसमें कुल अनुच्छेद थे 243। ठीक है, और इसमें जो आपका अनुसूचियां थी, इसमें जो अनुसूचियां दी गई थी वो 13 दी गई थी। ठीक है, उन्होंने यह दिया था प्रावधान कि इसमें क्या रहेंगे? 243 अनुच्छेद और अनुसूचियां 13। हालांकि वो नहीं रहा हमारे संविधान में। हमारे संविधान में अभी कितने अनुच्छेद हैं? 395। ठीक है, और अनुसूचियां 12 है, जिसमें मूल में हमारा 8 ही अनुसूचियां था। ठीक है, उसमें हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे दूसरी बैठक की। पहला काम क्या किया गया? राजेंद्र बाबू को अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया दोस्तों। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुन लिया गया। ठीक है, तीसरी बैठक जो रही वो काफी महत्वपूर्ण रही। क्यों रही महत्वपूर्ण, इसको जानते हैं। तीसरी जो बैठक हुई वो हुई आपका 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या किया गया? तो इस दिन सबसे बड़ी बात कि हमारा संविधान किस रूप में आगे बढ़ेगा, किस स्वरूप में आगे बढ़ेगा, उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। उसके लिए हमने नींव डाला। और हमने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पेश। किसके द्वारा किया गया? तो यह जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, हालांकि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह आपका 22 जनवरी 1947 को पारित हो पाया संविधान सभा के द्वारा। कब पारित हुआ? यह पारित हुआ आपका 22 जनवरी 1947 को। तो थोड़ा वक्त लग गया इसमें। और यही जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, यह प्रस्तावना का आधार हुआ। क्या हुआ दोस्तों? प्रस्तावना का आधार बना। ठीक है, तो ये 3 बैठकें आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखनी होगी। पहला 9 दिसंबर 1946, उस दिन क्या हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ? पहली बात, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बात, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। तीसरी बात, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार चुन लिया गया। ठीक है,
तीसरी जो बैठक रही उसमें काफी महत्वपूर्ण काम हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और यही हमारा प्रस्तावना का जो प्रस्तावना है अभी उसका आधार क्या है, तो वही उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा पर टिप्पणियां कौन कौन सी हुई, किन किन लोगों ने टिप्पणियां की, और इससे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम यह जान लेते हैं। संविधान सभा की टिप्पणी, संविधान सभा पर टिप्पणी। पहली बात कि संविधान सभा पर टिप्पणी की चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना होगा, और उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो बहुत अच्छा कमेंट था उनका, आप भी समझ सकते हैं उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया होगा। चर्चिल का कमेंट सबसे पहले देखते हैं क्या था। चर्चिल ने क्या कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। बहुत रोचक कमेंट था इनका, जिसके दुल्हन ही गायब है। ठीक है, और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर भी कहा था। आप इसको भी नोट करेंगे। आगे कुछ और लोगों का कमेंट था, जिसमें साइमन कमीशन का भी कमेंट था, जिसने चुनौती दी थी, और उस चुनौती को किसने स्वीकारा था। अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि नेहरू की जो समिति थी, उन्होंने जो बनाया था 11 सदस्यीय समिति, उन्होंने उसकी चुनौती को स्वीकारा था, साइमन कमीशन की चुनौती को। तो साइमन कमीशन का क्या था, साइमन कमीशन ने कमेंट किया, यह क्या है, यह एक हिंदुओं की संस्था है। क्या कहा इन्होंने, हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था कहा। हमें इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उस समय हिंदुओं की आबादी अधिक थी, और जो हमारा प्रतिनिधित्व था वो किस बेसिस पे था, जनसंख्या के प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पे था। तो इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे हिसाब से कुछ गलत इसमें नहीं है। आपको अगर कुछ गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा चर्चिल का एक और कमेंट था, पहला कमेंट तो उनका रोचक था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दूसरा इनका एक और कमेंट था कि एक जाति, इसलिए कहा इन्होंने चूंकि इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ज्यादा था, तो ये मानते थे कि यह क्या है, एक जाति की संस्था, मतलब कांग्रेस की इसमें बहुलता है, इस वजह से उन्होंने कहा। ठीक है, ऑस्टिन का भी एक कमेंट था, यह क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना था कि संविधान सभा मतलब कांग्रेस। क्या कहा था, संविधान सभा मतलब कांग्रेस। ठीक है, इनका कमेंट, पहला कमेंट चर्चिल का, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। साइमन कमीशन का, जॉन साइमन का हिंदुओं की संस्था कहा इन्होंने। चर्चिल का इन्होंने एक जाति की संस्था कह डाली, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, संविधान सभा मतलब कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे BR अम्बेडकर की, और इनकी बात किए बिना हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो इनकी बात किए बिना हमारा संविधान तो अधूरा ही है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले अंबेडकर की, BR अम्बेडकर। ठीक है, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जुलाई महीने में जो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ,
तो उसमें बी आर अम्बेडकर ने भी पर्चा भरा बंबई से और वो हार गए। बहुत आश्चर्य होगा कि इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए, इतने बड़े बुद्धिजीवी होते हुए वो हार गए। तो बंबई से वे चुनाव हार गए, लड़े लेकिन हार गए। तो बंगाल से उनको मुस्लिम लीग ने भेजा, बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा पहुंचे पहली बार। ठीक है, पहली बार ये बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा पहुंचे और इनका जो क्षेत्र था वो था जैसम कुर्ला, जैसम कुर्ला। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसम कुर्ला से, सॉरी कुल्ला नाम था, जैसम कुल्ला से ये संविधान सभा के लिए पहुंचे। किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से। लेकिन हुआ क्या कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया दुर्भाग्य से। तो अब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और अभी ये जो आपका ये जो क्षेत्र है वर्तमान में ये आपका कहां पड़ता है? तो ये बांग्लादेश में पड़ता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भारत का विभाजन हुआ तो एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान जो आगे चलकर बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट हुआ उसकी भी एक अलग कहानी है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है वो चला गया किधर? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो ये फिर से कहां से चुने गए? फिर से ये बंबई से आए। कहां से आए? पुनः बंबई से संविधान सभा ठीक है, तो दोबारा जो इनका निर्वाचन हुआ ये हुआ आपका बंबई से। दोस्तों इनके जो संविधान सभा के क्षेत्र हैं इस पे कंट्राडिक्शन होता है, आप ध्यान से समझेंगे। पहली दफा ये बंबई से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। दूसरी बात, बंगाल से ये मुस्लिम लीग की सहायता से पहली बार पहुंचे संविधान सभा, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका जो क्षेत्र था वो कहां चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, उसके बाद ये फिर से कहां से चुनकर आए? तो बंबई से चुनकर आए। ठीक है, तो आखिरकार ये कहां से चुनकर आए? जहां से हारे थे वहीं से चुनकर आए। इनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया और इसकी भी एक अलग कहानी है। ठीक है, तो संविधान इनके बारे में कुछ कमेंट जो आए अंबेडकर के बारे में वो जानना जरूरी है कि इन्होंने इनको क्या कहा। इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आधुनिक मनु, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावे संविधान सभा के एक सदस्य थे केबी राव। केबी राव साहब का कमेंट था, केबी राव ने कहा कि बी आर अंबेडकर संविधान की माता पिता दोनों हैं। केबी राव ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि संविधान जो है वो क्या है? संविधान की जो माता और पिता दोनों कौन है? भारतीय संविधान के माता और पिता दोनों कहा किसको? बी आर अंबेडकर को। ठीक है, इसके अलावा राजेंद्र बाबू का एक कमेंट था, राजेंद्र प्रसाद इनका कमेंट था, उन्होंने इन्हें स्किल्ड पायलट कहा। और जब संविधान सभा की बात चल रही थी तो इनसे कहा गया, राजेंद्र बाबू से एक दिन कहा गया, जब सारे लोगों का वक्तव्य
कहा गया कि आप अपना अपना बोलें। तो राजेंद्र बाबू ने बहुत अच्छी बात कही कि मैंने जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ उसमें मैंने B.R. अम्बेडकर को जो चुना वो दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। तो ये उन्होंने उनको कहा कि ये एक स्किल्ड पायलट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक अच्छे टॉपिक के साथ, वीडियो पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस समय उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।